मेरा पता किस्मत क्या खराब थी कि ये फेस्टुला 1 महीने से पहले ही डॉक्टरों ने डरा दिया था कि जब भी सूजन आए समझ लेना डायलिसिस करवाना है। तो मेरे को हल्की सी सूजन दिखाई दी, तो मैंने कहा हाथ छोड़ो, जब होगा ठीक गले से कर दो। तो गला भी काट दिया मैंने। गले से मेरे लगातार 3 महीने डायलिसिस चल रहे थे, वीकली 2। अब तो डॉक्टरों ने बोलना शुरू कर दिया था कि आपको वीकली 3 करवा लेने चाहिए, और मेरा क्रिएटिनाइन बढ़ते बढ़ते 12 तक पहुंच गया। जब मैं वहां बेड पे 4 घंटे लेटता था, मेरी वाइफ बाहर ठंड में, क्योंकि नवंबर दिसंबर में मेरे को नवंबर में प्रॉब्लम हुई, तो ठंड का टाइम था, वाइफ बाहर बैठी रहती थी। तो 4 घंटे में लोगों को देखता था जो मेरी बगल में बेड में पड़े, 50 बेड लगे हुए थे हिमालयन में। तो वहां पे देख रहा था मैंने, भाई साहब आप कब से करवा रहे हो? बोले कि 5 साल से। आप कब से करवा रहे हो? 10 साल से। आप कब से करवा रहे हो? 15 साल से। एक लेडीज तो हरिद्वार से आती थी देहरादून, 18 साल हो गए थे करवाते कराते। अब मेरे माइंड ने मान लिया था कि तेरा भी यही हाल होगा, अब ठीक होने वाला नहीं है, बस हम सामने जाके ही ठीक होंगे, और कोई इलाज नहीं। क्योंकि मैंने डॉक्टर को कहा, मैंने कहा दिक्कत क्या? बोले क्रिएटिनाइन बढ़ा हुआ। मैंने कहा गोली दे दो जिससे क्रिएटिनाइन मेरा कम हो जाए। बोले इसकी कोई गोली नहीं है। मैंने कहा फिर क्या करें? तो मैं असहाय हो गया था। पूरे जितने भी परिवार वाले थे, रिश्तेदार थे, मेरे ससुराल पक्ष के थे, वो भी ये सोच रहे थे कि मेहमान कुछ दिन का ही मेहमान रह गया। जीवन का रंग बदलो, जीने का ढंग बदलो। सबसे पहले मैं थैंक्स बोलना चाहूँगा जिग्नेश भाई जी का, उनकी पूरी टीम का, जिन्होंने हमें एक मौका दिया आप लोगों के सामने आने का। मेरा नाम सुंदरवीर सिंह है, मैं देहरादून से हूँ, और पिछले 27 साल से मैं गवर्नमेंट जॉब में हूँ। शुगर केमिकल डिपार्टमेंट होता है गन्ना विकास विभाग, उसमें मैं जॉब करता हूँ उत्तराखंड में। तो नवंबर महीने में मुझे अचानक पता चला कि आपकी किडनी खराब हो गई है। अचानक मुझे उल्टियाँ हुई, डॉक्टर के पास गया। इससे पहले मुझे कभी नहीं ऐसा एहसास मिला कि मेरी किडनी खराब है या कुछ अंदर है। तो जैसे मैं डॉक्टर के यहाँ गया तो उन्होंने मेरा बीपी चेक कर लिया, तो मेरा बीपी आया 250। वो देख के चौंक गया कि 250 बीपी, जिंदा कैसे है बंदा? मैंने कहा मेरे को तो नींद बहुत अच्छी आती है, कोई टेंशन नहीं। बोले अभी भर्ती हो जाओ। मैंने कहा कोई नहीं, कल देख लूंगा। तो मैं भर्ती नहीं हुआ, तो मैं घर चला गया। मुझे अच्छी नींद आई, लेकिन मेरे को उल्टियाँ स्टार्ट हो गई, वोमिट आना स्टार्ट हो गया। मैं अगले दिन फिर डॉक्टर के यहाँ गया। अब उसको शक हुआ, उसने मेरा क्रिएटिनाइन चेक करवा लिया, तो मेरा क्रिएटिनाइन आया था 6। वो कह रहे थे भयंकर प्रॉब्लम है, तो आपको तो किडनी फेलियर का है, आप तुरंत भर्ती हो जाओ। तो मैं जब किडनी का नाम आया तो अच्छे थर्रा जाते हैं, काम जाते हैं। मैं जोलीग्रांट हॉस्पिटल है देहरादून में, हिमालयन हॉस्पिटल, तो वहाँ पे मैं भर्ती हो गया। एक रात में 25,000 का बिल हो गया पक्का। तो वहां से मैं फिर देहरादून शिफ्ट हो गया, क्योंकि वहां पे मेरा गवर्नमेंट कार्ड नहीं चल रहा था, देहरादून में चलता मैं इंद्रेश में। तो वहां में भर्ती हो गया। उन्होंने 8 दिन मुझे भर्ती रखा। 2 बार यहाँ से जान के पास डायलिसिस भी कर दी, जो इतना पेनफुल था, शायद मैं सोच रहा था कि बचूंगा नहीं, ये फॉर्मेलिटी कर रहे हैं, मेरे को ये क्लियर हो गया था कि मैं बचूंगा नहीं। लेकिन वहाँ 7-8 दिन रहने के बाद उन्होंने कहा कि आप हाथ में फेस्टुला बनवा लो। एक फेस्टुला का ऑपरेशन होता है, जिससे कि आपको भविष्य में जब आप डायलिसिस करवाओगे तो दिक्कत नहीं होगी। और अगर भी इस बीच में, क्योंकि 1 महीने के बाद काम करते, इस बीच में दिक्कत हुई तो फिर गले से करना पड़ेगा। तो मेरा पता किस्मत क्या खराब थी कि ये फेस्टुला 1 महीने से पहले ही डॉक्टरों ने डरा दिया था कि जब भी सूजन आए समझ लेना डायलिसिस करवाना है। तो मेरे को हल्की सी सूजन दिखाई दी, तो मैंने कहा हाथ छोड़ो, जब होगा ठीक गले से कर दो। तो गला भी काट दिया मैंने। गले से मेरे लगातार 3 महीने डायलिसिस चल रहे थे, वीकली 2। अब तो डॉक्टरों ने बोलना शुरू कर दिया था कि आपको वीकली 3 करवा लेने चाहिए, और मेरा क्रिएटिनाइन बढ़ते बढ़ते 12 तक पहुंच गया। जब मैं वहां बेड पे 4 घंटे लेटता था, मेरी वाइफ बाहर ठंड में, क्योंकि नवंबर दिसंबर में मेरे को नवंबर में प्रॉब्लम हुई, तो ठंड का टाइम था, वाइफ बाहर बैठी रहती थी। तो 4 घंटे में लोगों को देखता था जो मेरी बगल में बेड में पड़े, 50 बेड लगे हुए थे हिमालयन में। तो वहां पे देख रहा था मैंने, भाई साहब आप कब से करवा रहे हो? बोले कि 5 साल से।
आप कब से करवा रहे हो? 10 साल से। आप कब से करवा रहे हो? 15 साल से। एक लेडीज तो हरिद्वार से आती थी देहरादून, 18 साल हो गए थे करवाते कराते। अब मेरे माइंड ने मान लिया था कि तेरा भी यही हाल होगा, अब ठीक होने वाला नहीं है, वो शमशान में जाके ही ठीक होंगे, और कोई इलाज नहीं। क्योंकि मैंने डॉक्टर को कहा, मैंने कहा दिक्कत क्या? बोले क्रिएटिनिन बढ़ा हुआ। मैंने कहा गोली दे दो जिससे क्रिएटिनिन मेरा कम हो जाए। बोले इसकी कोई गोली नहीं है। मैंने कहा फिर क्या करें? तो मैं असहाय हो गया था। पूरे जितने भी परिवार वाले थे, रिश्तेदार थे, मेरे ससुराल पक्ष के थे, वो भी ये सोच रहे थे कि मेहमान कुछ दिन का ही मेहमान रह गया। लेकिन शायद उस वक्त को ऐसा मंजूर नहीं था। मुझे कहीं से एक रास्ता मिला, एनडीएस के बारे में पता चला, और मैंने एक ग्रुप में शामिल हो गया। वहां पे जब मेरे को ये डाइट के बारे में बताया गया तो 1 महीना तो मैं सर्च ही करता रहा, क्योंकि हम समझदार ज्यादा होते हैं, सबसे समझदार हम अपने आप को मानते हैं। लेकिन फिर मैंने देखा और कोई रास्ते चलो करके देख लेते हैं। फिर ये एनिमा वगैरह जो अजीब घटना लगती है, आम आदमी के लिए अजीब घटना है, ये करना शुरू कर दिया, डाइट फॉलो करना शुरू कर दिया। तो आप यकीन करेंगे 1 महीने में ही मुझे चमत्कारी रिजल्ट आना स्टार्ट हो गया। मेरा क्रिएटिनिन जो 8-9 के आसपास चलता था वो 7 आया, 7 सवा 7 के आसपास आया। मैंने कहा 1 पॉइंट कम हो गया। फिर ऐसे करते करते मेरा थोड़ा सा हौसला बढ़ा। फिर अगले महीने की बात करूं तो, क्योंकि मैं हर महीने रिपोर्ट करवाता था, डॉक्टर को दिखाता था, अगले महीने वो 7 से सीधा 6 आ गया। फिर अगले महीने फिर करवाई तो 6 से सीधा 5 पे आ गया, 5 सवा 5। फिर वो 4 पे आ गया, सवा 4 के आसपास आ गया। तो ऐसे चमत्कारी रिजल्ट मिलते रहे। जिनके अंडर में जिनसे मैं ये जानकारी ले रहा था, उन्होंने कहा कि आप अपना डायलिसिस भी कम करते रहो। तो पहले वीकली 2 कराता था, फिर मैंने 1 करना शुरू कर दिया। मैं रिस्क लेके देखता हूँ क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा फिर करवा लेंगे। तो कोई दिक्कत नहीं हुई। उसके बाद फिर मैंने 10 दिन में, फिर 15 दिन में, ऐसे करते करते अभी लास्ट जो डायलिसिस मेरी हुई थी तो वो 29 डेज के बाद मैंने कराई थी। 14 तारीख को करवाई थी, 14 जुलाई को करवाई थी, 20 डेज के बाद। अब मैंने सोचा है, मैं सर से बात कर रहा था, मैंने कहा अगली बार में मुझे जरूरत ही नहीं है डायलिसिस की। तो सही मानो मुझे डायलिसिस की जरूरत नहीं, फील ही नहीं हो रहा कि सूजन आ रही है, दर्द हो रहा है। अभी देहरादून से गाड़ी चला के आया, मेरे पास छोटी सी गाड़ी है और तो खुद में ड्राइव करके आया हूँ। तो अभी लेकिन मैं डायलिसिस अगर जरूरत पड़ी तो 1-8 बार करवा लूंगा, नहीं डायलिसिस मेरे जीवन का अंतिम हो जाएगा। तो मैं थैंक्स करना चाहूंगा बीबी चौहान साहब का, सर का और ऑल ओवर टीम का, जिन्होंने एक इतना अच्छा रास्ता हम सभी पूरी दुनिया के लिए बनाया कि अगर ईमानदारी के साथ फॉलो कर लें तो कोई भी समस्या, इससे बड़ी समस्या में मानता नहीं उस फील्ड में से, तो ऐसी समस्या भी दूर हो सकती है। तब से लेकर के मेरे कई वीडियो भी गए सर उस टीम में, कई वीडियो गए खक्कर साहब की टीम में, और लोग मुझे कॉल करते हैं। मैंने कहा भगवान ने मेरे को एक मौका दे दिया भला करने का। तो आज लगभग अभी मेरा जो ग्रुप है उसमें लगभग 10-15 लोग हो गए जो किडनी के मरीज है। मैं सबको जानकारी देता हूँ, मैं ऐसे ठीक हुआ, आप भी करो तो आप भी ऐसे हो जाओगे। तो बहुत सारे लोग फॉलो कर रहे हैं और ठीक भी धीरे धीरे सभी हो जाएंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद मुझे मौका देने के लिए। अगर किसी का कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं। थैंक यू। आपसे एक सवाल मेरा है, सभी लोगों को मैं एक सवाल पूछता रहूँगा, ठीक है? और बहुत सुंदर उसका प्रयास भी बेहतर है। कम से कम खाना और किडनी के अंदर ग्रीन जूस भी पीना है तो सिप करके, और पूरे दिन में 1 लीटर 1.5 लीटर 5 लीटर जूस भी पी जाएंगे तो भी किडनी को तकलीफ हो जाएगी। अच्छी चीजें भी ज्यादा डालना किडनी के लिए नुकसान हो सकता है। ग्रीन जूस अगर 2-3 गिलास पिला दिए जाए किडनी वालों को घटाघट से तो हो सकता है उनकी परेशानी बढ़ सकती है। बारीकियां जानना जरूरी है। एक शुगर वाला भी पी रहा है, किडनी वाला भी पी रहा है, सेम चीज पी रहा है, तो उनकी प्रोसेस अलग हो जाती है। यस एनीमा भी 1500 ml एक साथ में चला जाए हर एक बीमार व्यक्ति को, वो चलता है। किडनी वालों को चलो ज्यादा लोड न दे, 300 ml के एनीमा लिए जाए छोटे छोटे टुकड़ों में। तो ये थोड़ी बारीकियां जानते हुए धीरे धीरे करके आगे हीमोग्लोबिन कम न हो जाए, इसीलिए वो हीमोग्लोबिन बढ़ाने वाली जो भी चीजें हैं, नेचुरल चीजें,
उसकी मात्रा भी थोड़ी थोड़ी समय के बीच बीच में लेते रहना। जैसे ये किशमिश है, उसको भिगो दिया, सुबह थोड़ा हल्का सा उसका पानी भी पी सकते हैं। तो इस टाइप से थोड़ी थोड़ी बारीकियों में अपना काम करते रहना है, तो रिजल्ट अवश्य आएंगे। और दूसरी बात, महत्वपूर्ण बात बताता हूँ कि रिपोर्ट आजकल इनके 4 क्रिएटिन आ रहे हैं। फिलहाल वो फीलिंग में क्या है, एक तो नॉर्मल फीलिंग में है, गाड़ी चला के इतने दूर से भी आए हैं, कोई भी कंप्लेंट्स नहीं है। तो एनडीएस में कहा जाता है कि हेल्थ की डेफिनेशन क्या है, रिपोर्ट्स नो, फीलिंग्स। आप क्या फील कर रहे हैं? व्हेन यू आर फीलिंग नॉर्मल देन यू आर नॉर्मल। शुगर 150 है, 200 है, फीलिंग अच्छी है, नाच रहे हैं, कूद रहे हैं, भाग रहे हैं, तो खामखा डरने की जरूरत नहीं है। रिपोर्ट अच्छे हैं, फीलिंग गलत आ रही है, तो रिपोर्ट के पीछे भागने की जरूरत नहीं है। एकदम डिस्कार्ड नहीं कर सकते, रिपोर्ट को एकदम डिस्कार्ड नहीं कर सकते। रिपोर्ट का भी अपना महत्व है, लेकिन रिपोर्ट को देख देख के बार बार साइकोलॉजिकली डिप्रेस होना और रिपोर्ट आए तो ही मैं मानूं एनडीएस करते करते, ऐसी भी जिद लगाकर नहीं बैठना है। बस हंसते खिलते रहो, नाचते गाते रहो, स्ट्रेस फ्री रहो, कोई उलझन नहीं है। एक भाई के 200 के आसपास बीपी रहता था, मनु भाई कोठारी, नाम सुना होगा शायद। वो डॉक्टर थे, खुद डॉक्टर थे, बहुत अच्छे काबिल डॉक्टर। उनका पूरा जीवन भर 200 बीपी रहा, 90 साल की उम्र तक। लंबा जिए, हंसते खेलते जिए। तो रिपोर्ट का कोई जगह उनको साइड करना पड़ता है। वो खुद कहते थे कि भाई रिपोर्ट के पीछे मत भागो, स्थान बदलता है तो रिपोर्ट भी बदल जाते हैं। जो जगह का प्रभाव भी होता है, कहीं कहीं देश होते हैं तो उस देश में हमारा जो बीपी का डायमीटर जो है 80 से 120 का बीच में, उनके बदले वहां का अलग है फॉर्मेट। तो स्थान, समय, यहाँ का वायुमंडल, उसके हिसाब से भी हमारा ब्लड प्रेशर, शुगर, ये सारी चीजें ऊपर नीचे रहती। शेर आ जाए तो बीपी बढ़ जाता है। बीपी इज ए डिफेंस सिस्टम, तुरंत डिसीजंस लेना पड़ता है, बचने के चांसेस उसमें हमारा बीपी भी वो अंदर से बैठा हुआ जो वाइटल पावर है वो बढ़ा देता है। कोई बीपी बढ़ा ले, वरना सॉल्यूशन मिलेगा नहीं। कभी कभी कम हो जाना अपने आप या बढ़ जाना, तो इस हिसाब से दौड़ लगाते हैं तो भी बीपी बढ़ जाता है। तो ज्यादा उस लफड़े में जाके बार बार अपने आप को टॉर्चर करने की जरूरत नहीं। आपका प्रश्न है, अलार्म जब किसी स्थान के ऊपर आग लग जाती है फैक्ट्रियों में, तो अलार्म बजने लगता है, ठीक है। ऐसी कोई घटना हो, ये थोड़े तार्किक और समझने वाले सवाल हैं, सभी आपको भी लागू पड़ेंगे। तो उसी समय ध्यान किस पर देना है, अलार्म बंद करना जाना है या आग बुझाने पर जाना है? आग बुझाने पे जाना है, अलार्म बंद करने में टाइम लग जाएगा, तो टाइम लगेगा। इसीलिए हमारे शरीर में भी जो बीमारियां आती है वो एक अलार्म है। रोग क्या है? अलार्म है। उसको बुझाने का प्रयास कभी ना करें। आग को बुझाने का प्रयास करें, अलार्म बंद करने का प्रयास ना करें। दवाइयां अलार्म बंद करती है और एनडीएस आग बुझा दे। आग बुझ जाएगी, अलार्म अपने आप। मैं बताना चाहूंगा सभी को, मेरी 5-5 गोलियां चल रही थी बीपी को कंट्रोल करने के लिए। जो मेरा किडनी का डॉक्टर था उसकी दवाई से कंट्रोल नहीं हो रहा था, तो मैंने हार्ट वाले डॉक्टर को दिखाया था। उसने कहा वो तो हम कंट्रोल कर देंगे। तो 5 गोलियां चलती थी 3 टाइम, 5 सुबह, 5 दोपहर, 5 शाम। और तभी भी वो 170-80 से कम कभी भी नहीं जाता था। ये पोजीशन थी। आज की तारीख में एक सिंगल गोली भी मैं नहीं ले रहा हूँ, एक भी पिछले 2 महीने से, 2.5 महीने से। और उसके साथ साथ किडनी वालों को एक और प्रॉब्लम होती है, खून की कमी हो जाती है। सर बता दें, मेरे याद आ गया, आप बता दूं। मेरा जो ब्लड है, डॉक्टरों ने कहा था कि अब आपको भी क्या करना पड़ेगा, या तो गोली खाओ। वो 200 रुपये से ऊपर की एक गोली थी, और इसके कुछ दिन बाद ये गोली काम नहीं करेगी। आपको 1000 रुपये के आसपास इंजेक्शन लगेगा, पेट में लगता है। बहुत सारे लोगों को लगते थे। वो मेरे से पूछते थे कि आप इंजेक्शन आपका कहाँ है? मैंने कहा मेरा कोई इंजेक्शन नहीं है। तो मैं बताऊं कि अभी मेरा जो हीमोग्लोबिन है वो 10.5 के ऊपर है।
जो किडनी वाले पेशेंट के लिए बहुत है, हालांकि नॉर्मल से थोड़ा सा कम है, लेकिन वो किडनी पेशेंट वालों के लिए तो रामबाण है। तो कोई भी गोली आज की तारीख में मैं नहीं ले रहा हूँ, बिल्कुल फिट और हेल्दी, और मुझे पूरी यकीन है कि जो गलतियां मुझसे हो जाती हैं उसी गलती को सुधारने के लिए मैं यहाँ आया हूँ, ताकि वो गलती दोबारा न करूँ। और परिवार में सर ये था कि परिवार में हम कैसे फॉलो करें, परिवार को कैसे समझाएं कि जो छोटी मोटी गलतियां वो भी हमारे से बंद हो जाए। ये मेरा थैंक यू सो मच।